हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। हम हाजिर एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 4, सत्ता के नए केंद्र। एग्जाम टर्म सेकंड। सत्ता के नए केंद्र की संपूर्ण जानकारी के लिए हमारे इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट शेयर करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 4, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, जो कि आपके नए टॉपिक सत्ता के नए केंद्र में जो तब्दील हुआ है उस पर हम बात करेंगे। तो आइए चलिए देखते हैं। यूरोपीय संघ पर टिप्पणी लिखिए। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप के देश काफ़ी कमज़ोर हो गए थे और वे इस बात पर विचार करने लगे कि पुरानी शत्रुता को बनाए रखा जाए या नई मित्रता को बनाया जाए। तो बच्चों, तो यूरोप के देशों ने आपसी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 1957 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना की। उस दौरान इस संगठन में यूरोप के पूंजीवादी देश सम्मिलित हुए और आपसी सहयोग के द्वारा तेजी से विकास करने लगे। तो 1990-91 में सोवियत संघ के विघटन के बाद अनेक देश स्वतंत्र हुए और धीरे धीरे ये देश भी यूरोपीय आर्थिक समुदाय के सदस्य बन गए तथा 1993 में यानी 1993 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय का नाम बदलकर यूरोपीय यूनियन या यूरोपीय संघ रख दिया गया। तो बच्चों, जब ये संगठन बना था 1957, उस टाइम इसका नाम यूरोपीय आर्थिक समुदाय था, क्योंकि इस संगठन का मोटिव था सिर्फ आर्थिक क्षेत्र में विकास करना। तो 1993 में इसका नाम बदल दिया गया। तो यूरोपीय आर्थिक समुदाय का नाम यूरोपीय यूनियन या यूरोपीय संघ रख दिया गया। तो इस पर हम बात करें तो वर्तमान समय में यूरोपीय संघ में 27 सदस्य देश हैं। इसमें 26वां और 27वां देश रोमानिया और बुल्गारिया थे। तो आपके लिए एक बात बता दी जाए कि हाल ही में वर्तमान में ब्रिटेन इस यूरोपीय संघ की सदस्यता को निष्कासित कर चुका है, वो इसका सदस्य नहीं बचा है। तो कुल मिलाकर 26 सदस्य देश यूरोपीय संघ में हैं। तो बात करेंगे यूरोपीय संघ को क्या चीज़ें एक प्रभावशाली संगठन बनाती है अथवा वे कौन कौन से कारण हैं जो यूरोपीय संघ को प्रभावशाली संघ बनाते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो यूरोपीय संघ एक प्रभावशाली संगठन है जो अमेरिका के बाद सबसे अधिक शक्तिशाली है। अतः निम्नलिखित चीजें यूरोपीय संघ को एक प्रभावशाली संगठन बनाती है। तो इसका पहला पॉइंट है, यूरोपीय संघ में सम्मिलित अधिकांश देश आर्थिक रूप से विकसित हैं, जिसके कारण यह संगठन आर्थिक रूप से मजबूत और आर्थिक शक्ति बन गया है। दूसरा पॉइंट है, यूरोपीय संघ में फ्रांस और ब्रिटेन दो महाशक्तियां स्थित है, जिससे इसके प्रभाव में वृद्धि हुई है। थर्ड है, यूरोपीय संघ में सम्मिलित सभी देश भौगोलिक रूप से एक दूसरे से निकट है, इसलिए यूरोपीय संघ एक प्रभावशाली संगठन बन गया है। नेक्स्ट है, यूरोपीय संघ के सदस्य देश तकनीकी रूप से अत्यधिक विकसित हैं, जिसके फलस्वरूप ये एक प्रभावशाली संगठन बन गया है। फिफ्थ पॉइंट है, यूरोपीय संघ विश्व के मध्य में स्थित है, इसलिए ये विश्व के सभी देशों के निकट है, जिसके फलस्वरूप इसके प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि हुई है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि यूरोपीय संघ एक प्रभावशाली संगठन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ किस प्रकार विश्व महाशक्ति अमेरिका के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है, स्पष्ट कीजिए। तो देखते हैं, यूरोपीय संघ जिस प्रकार से अपनी शक्ति बढ़ाता जा रहा है तो अमेरिका को ये पीछे करता जा रहा है, यानी पिछाड़ता जा रहा है। तो दूसरी तरह से क्वेश्चन आता है, यूरो मुद्रा किस प्रकार डॉलर को चुनौती दे रही है, या क्वेश्चन बन जाए यूरोपीय संघ के बढ़ते हुए प्रभाव में प्रमुख बिंदु कौन कौन से हैं। तो इसका ये चलिए देखते हैं। यूरोपीय संघ में सम्मिलित सभी देशों ने अपनी एक मुद्रा यूरो को अपनाया है, जिससे इसके व्यापार प्रभाव में वृद्धि हुई है। सेकंड पॉइंट है, यूरोपीय संघ के सभी देशों की सुरक्षा नीति लगभग एक जैसी है, जिसके कारण यूरोपीय संघ एक सैनिक गुट के रूप में स्थापित हो गया है। थर्ड पॉइंट है, विश्व व्यापार संगठन में यूरोपीय संघ का महत्व बढ़ता जा रहा है, इसलिए विश्व व्यापार का सबसे बड़ा लाभ यूरोपीय संघ को प्राप्त हो रहा है। नेक्स्ट है, 2005 में यूरोपीय संघ विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। 2005 में इसका सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी 12,000 अरब डॉलर से ज़्यादा था, जो अमेरिका से भी ज़्यादा है। और नेक्स्ट है, यूरोपीय संघ के पास विश्व की दूसरी सबसे बड़ी सेना है। इसके पास बड़ी संख्या में परमाणु हथियार, अंतरिक्ष विमान और सूचना तकनीकी आदि है। इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि यूरोपीय संघ अमेरिका को चुनौती दे रहा है।
तो हमने ये बात करी। अब नेक्स्ट है, देखिए, यूरोपीय संघ के झंडे में बना हुआ सोने के रंग के सितारों का घेरा किस देश का प्रतीक है? तो हम बात करते हैं सोने के रंगों के सितारों का घेरा यूरोप के लोगों की एकता और मेल मिलाप का प्रतीक है। इसमें 12 सितारे हैं, क्योंकि 12 की संख्या को वहाँ पारंपरिक रूप से पूर्णता, समग्रता और एकता का प्रतीक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, यूरोपीय संघ के प्रधान अंग कौन कौन से हैं? तो पहला है यूरोपीय आयोग, दूसरा है यूरोपीय मंत्रिपरिषद, यूरोपीय संसद और न्यायिक अदालत, और नेक्स्ट है आर्थिक और सामाजिक समिति। ये हमारे यूरोपीय संघ के प्रधान अंग माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ, यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना किस संधि के तहत हुई? जी, जो यूरोपीय संघ बना था 1957 में, वो रोम संधि के आधार पर यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना हुई थी। तो इसका आंसर जो है रोम संधि है। तो हमने अब पढ़ा यूरोपीय संघ। अब हम बात करेंगे आसियान के बारे में। दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्रीय संगठन आसियान के उदय पर टिप्पणी लिखी है। तो बच्चों, ये जो आसियान जो है, जो एशिया में जो दक्षिण पूर्वी देश हैं, उन देशों ने अपने आपसी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए और अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए ये संगठन की स्थापना करी, जिसे दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्रीय संगठन कहा गया। दक्षिण पूर्वी एशियाई के देशों ने अपने विकास को बढ़ावा देने के लिए 1967 में 5 देशों ने मिलकर इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, आसियान की स्थापना की। इसकी स्थापना बैंकॉक घोषणा पर हस्ताक्षर करने से हुई तथा बाद में वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, ब्रुनई, म्यांमार देश भी इसके सदस्य बन गए। अतः वर्तमान समय में आसियान में कुल 10 सदस्य देश हैं। तो बच्चे, इस क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें प्रारंभिक 5 देश यानी आसियान की जो स्थापना करी थी 5 देशों ने करी थी, फिर बाद में 5 देश इसके और बन गए, यानी टोटल 10 सदस्य देश आ गए। तो इसमें पहले 5 के नाम और बाद वाले जो सदस्य बने इसके सदस्य, उसके नाम अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो अब बात करते हैं आसियान समुदाय के मुख्य स्तंभ या उनके मुख्य उद्देश्य। जी, आसियान के मुख्य स्तंभों की अगर मैं बात करूँ तो इसके आसियान समुदाय ने अपने 3 स्तंभों की स्थापना करी, जिसे आसियान आर्थिक समुदाय, आसियान सुरक्षा समुदाय और आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय रखा। तो पहली बात करते हैं आसियान आर्थिक समुदाय के बारे में। आसियान आर्थिक समुदाय आसियान का ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण स्तंभ है। इसका मुख्य उद्देश्य आसियान के सदस्य देशों में व्यापार सहयोग और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है और विश्व में आसियान को आगे बढ़ावा देना है। ये तो आसियान आर्थिक समुदाय का काम है। जो आसियान के सदस्य देश हैं उनमें अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना और आर्थिक क्षेत्र में होने वाली जो आने वाली समस्या है उसको समस्याओं को दूर करना इसका कार्य है। तो नेक्स्ट है आसियान सुरक्षा समुदाय का। जी, आसियान सुरक्षा समुदाय आसियान का दूसरा स्तंभ है, जो मूल रूप से इस भावना पर आधारित है कि निरंतर विकास के लिए सुरक्षा आवश्यक है। इसलिए सुरक्षा समुदाय आसियान की सुरक्षा को मजबूत करने और क्षेत्र में शांति बनाए रखना इसका प्रमुख उद्देश्य है। तो बच्चों, आसियान सुरक्षा समुदाय का काम है आसियान के जो सदस्य देश हैं उनमें सुरक्षा प्रदान करना। अगर कोई विवाद हुआ है उसे शांतिपूर्ण सुलझाने का दायित्व आसियान सुरक्षा समुदाय को दिया गया है। अब बात करते हैं तीसरे अंक की, आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। तो बच्चों, ये आसियान का तीसरा प्रमुख स्तंभ है, जो आसियान के सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। ये संगठन आसियान देशों में मानव विकास को बढ़ावा देना और शिक्षा सुविधा, स्वास्थ्य सुविधा को विकसित करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। तो अब हम बात करेंगे आसियान विजन 2020 की मुख्य बातों के बारे में। तो बच्चों, ये बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, आपके बहुत अच्छे से याद करिएगा। तो आसियान ने अपने भविष्य की नीतियों और भूमिका को स्पष्ट करने के लिए आसियान विजन 2020 को स्थापित किया, जिसमें मुख्य निम्नलिखित बातों का अध्ययन किया गया है। तो पहला बिंदु है आसियान भविष्य में बहुमुखी भूमिका को निभाएगा। तो बच्चों, आसियान मात्र ऐसा संगठन है जिसने साफ 2020 अपना विज़न रखा गया और उसके अंदर कह दिया गया कि आसियान प्रत्येक क्षेत्र में यानी अपनी जो आने वाला वक्त है यानी भविष्य में अपनी बहुमुखी भूमिका को निभाएगा, यानी हर फील्ड में ये काम करेगा। तो दूसरा, आसियान इस क्षेत्र के सभी विवादों का शांतिपूर्ण तरीके से निपटारा करेगा और विश्व शांति को बढ़ावा
देगा। और नेक्स्ट है आसियान दक्षिण पूर्वी एशिया में पश्चिमी देशों की प्रारंभिक शक्तियों के हस्तक्षेप पर रोक लगाएगा। और नेक्स्ट है आसियान अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे यूएनओ, डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ आदि की भूमिका को निभाएगा। तो ये हमारे आसियान के विज़न 2020 है। आगे देखते हैं, आसियान किस प्रकार एक उभरती हुई शक्ति है अथवा आसियान की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो हम आसियान को एक उभरती हुई शक्ति के रूप में जानते हैं, इसलिए इसके बारे में बात करेंगे कि आसियान एक उभरती हुई शक्ति में कैसे है। तो पहला पॉइंट है, आसियान के सभी देश एक दूसरे से खुला व्यापार करते हैं, जिससे उनके व्यापार और विकास को बढ़ावा मिला। सेकंड पॉइंट, आसियान ने आपसी मेलजोल का एक नया उदाहरण पेश किया है। इस मेलजोल की शैली को आसियान शैली कहा जाने लगा। नेक्स्ट है, आसियान यद्यपि छोटा संगठन है, इसके विकास की गति अन्य संगठनों की तुलना में अधिक है। नेक्स्ट है, 2003 में आसियान के देशों ने यह समझौता किया कि इसके सदस्य देश आपसी विवादों के लिए सैनिक टकराव नहीं करेंगे। इसके फलस्वरूप ये एक शांति क्षेत्र बन गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, आसियान ने विजन 2020 के माध्यम से अपने भविष्य की भूमिका को स्पष्ट किया है। तो बच्चों, ये जितने भी पॉइंट हमने बात करी, तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि आसियान भी एक उभरती हुई शक्ति है। जैसा कि हमने पहले क्वेश्चनों में पढ़ा कि यूरोपीय संघ अमेरिका को चुनौती दे रहा है, साथ ही साथ में अब अमेरिका को चुनौती देने वाला संगठन आसियान भी दौड़ में आ गया है। तो ये हमारा आसियान का टॉपिक था। इससे पहले हमने यूरोपीय संघ पढ़ा, एक उभरती हुई शक्ति, आसियान पढ़ा, ये भी एक उभरती हुई शक्ति। अब बात करेंगे हम चीन के ऊपर, क्योंकि चीन भी एक उभरती हुई शक्ति है जो कि अमेरिका को चुनौती दे रहा है। तो देखते हैं चीन में 1970 के बाद कौन कौन से सुधार किए गए, तो बात करेंगे। तो चीन में 1970 के बाद आर्थिक सुधार आरंभ हुए, जिसे निम्नलिखित प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं। पहला पॉइंट है, चीन ने 1972 में अमेरिका से घनिष्ठ संबंध स्थापित किए और दोनों देशों के आर्थिक तनावों को समाप्त किया गया। और दूसरा बदलाव हुआ 1973 में कृषि उद्योग, सेना, विज्ञान, तकनीक आदि में आधुनिकीकरण आरंभ किया गया। जी, नई टेक्नोलॉजी को अपनाया गया था कृषि उद्योग, सेना, विज्ञान के अंदर। और नेक्स्ट पॉइंट है, 1978 में चीन ने आर्थिक सुधार और खुले द्वार की नीति को अपनाया। तो चीन ने खुले द्वार की नीति कब अपनाया? 1978 में, और आर्थिक सुधार भी आरंभ किए। नेक्स्ट पॉइंट है, 1982 में चीन में कृषि का निजीकरण किया गया। तो क्वेश्चन कभी बहुत ज़्यादा आ जाता है कि चीन में कृषि का निजीकरण कब हुआ? तो बच्चे 1982 में, यानी 1982 में चीन में कृषि का निजीकरण हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज की चीनी अर्थव्यवस्था नियंत्रित अर्थव्यवस्था से किस प्रकार भिन्न है? तो बच्चों, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। आज की चीनी अर्थव्यवस्था, तो बच्चों आपको, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1949 में माओ के नेतृत्व में चीन में साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई। तो यानी सारे उद्योग और अर्थव्यवस्था, जितने भी कारखाने, ये सब किसके एंटर में आ गए? सरकार के। तो यानी वो अर्थव्यवस्था जो थी, यानी 1949 से लेकर 1970 के दशक की जो अर्थव्यवस्था थी, वो नियंत्रित अर्थव्यवस्था थी, यानी सरकार के नियंत्रण में थी। और 1970 के दशक के बाद जब इन्होंने निजीकरण यानी वैश्वीकरण की नीति को अपनाया और खुले द्वार की नीति के आधार पर निजीकरण कर दिया, तो उसके बाद से अनियंत्रित अर्थव्यवस्था बन गई। तो इसका मतलब ये हो कि 1949 से 1970 के बीच की अर्थव्यवस्था और आज की अर्थव्यवस्था में हमें तुलना बतानी है। चलिए देखते हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान से देख लीजिएगा, देख लीजिए। देखिए, अब बात करते हैं चीन में आर्थिक सुधार से क्या क्या लाभ या परिवर्तन हुए। तो बच्चों, कृषि के निजीकरण के कारण रोजगार में वृद्धि हुई। सेकंड पॉइंट है, चीन में कृषि के निजीकरण से कृषि की उत्पादकता में बढ़ोतरी हुई, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में आय के स्तर में सुधार आया। चीन में खुले द्वार की नीति के कारण बड़ी संख्या में विदेशी उद्योग चीन में स्थापित हुए। नेक्स्ट है, चीन में निजीकरण के कारण सस्ती मजदूरी और अन्य सुविधाएं प्रदान की गई। तो अब बात करेंगे भारत और चीन के बीच जो विवाद हुए थे, उन विवादों को निपटाया जाए, कैसे निपटाया जाए, यानी भारत और चीन के बीच सकारात्मक और नकारात्मक संबंध। तो बच्चों, ये रिलेशन के ऊपर क्वेश्चन है, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए बात करते हैं।
भारत और चीन अत्यंत सांस्कृतिक और पड़ोसी देश हैं, परंतु दोनों देशों के बीच आपसी विवाद बना रहता है। इन दोनों देशों के संबंधों को नकारात्मक और सकारात्मक पक्षों के माध्यम से समझाया जा सकता है। तो बात करते हैं नकारात्मक संबंध की, यानी दोनों के संबंधों में जो खटास आई। चीन ने 1950 में तिब्बत पर कब्जा कर दिया। फलस्वरूप बड़ी संख्या में तिब्बती लोग और नेता भारत आ गए, जिससे दोनों देशों के संबंध तनावपूर्ण हुए। दूसरा है 1962 यानी 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण किया और भारत के बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया, जिससे दोनों देशों के संबंध तनावपूर्ण हुए। नेक्स्ट है तीसरा पॉइंट, चीन ने भारत के अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा प्रस्तुत किया, जिसके कारण दोनों देशों में आपसी तनाव बना हुआ है आज भी, और इससे दोनों के संबंध में खटास आई। अब 1998 जब भारत ने परमाणु परीक्षण किया तो चीन ने इसका विरोध किया। चीन वर्तमान समय में भी भारत परमाणु नीति का विरोध करता है, जिसके कारण भारत और चीन के जो संबंध थे उनमें तनाव आया। पांचवा नेक्स्ट पॉइंट है, चीन ने पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम में उसको समर्थन दिया और अन्य हथियार प्रदान किए, जिससे भारत की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हुआ, जिससे दोनों देशों के संबंध में तनाव आया। तो ये हमारे भारत और चीन के नकारात्मक संबंध थे। अब बात करेंगे इनके सकारात्मक यानी मिठास वाले संबंधों के बारे में। भारत और चीन सीमा विवाद को सुलझाने के लिए आपसी मेल जोल को बढ़ावा दे रहा है। दूसरा है, भारत और चीन के बीच व्यापार प्रतिवर्ष 30% बढ़ रहा है, इसलिए दोनों देशों के आर्थिक संबंधों को बढ़ाकर मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित करने चाहिए। थर्ड है, 2002 में चीन और भारत के बीच 6 समझौते पर हस्ताक्षर हुए, जिससे दोनों देशों के राजनीतिक, प्रशासनिक और आर्थिक संबंध बढ़ाने के लिए सहमत हुए। और नेक्स्ट पॉइंट है, नवंबर 2006 में चीन के राष्ट्रपति हू जिताऊ भारत की यात्रा पर आए। इसके अतिरिक्त 13 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए, जिससे दोनों देशों के संबंधों में मिठास आई। फिफ्थ है, भारत और चीन को मिलाकर सड़क और रेल यातायात को आरंभ करना चाहिए, जिससे दोनों के संबंध मित्रतापूर्ण बनेंगे। तो ये बच्चों हमने बात करी नकारात्मक और सकारात्मक संबंधों के बारे में। तो अब बात करते हैं, थोड़ा छोटा सा क्वेश्चन है, चीन और भारत की अर्थव्यवस्था में मौजूदा एक ध्रुवीय विश्व अर्थव्यवस्था को चुनौती दे सकने की क्षमता है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? जी। चीन में शिक्षित और सस्ते मजदूर पर्याप्त मात्रा में है, इसलिए चीन में वस्तुओं की कीमत बहुत कम है। वैश्वीकरण के बाद संपूर्ण विश्व में चीनी वस्तुओं का प्रभाव बढ़ रहा है। तो सेकंड पॉइंट है, अमेरिका के बाद विश्व में चीन का रक्षा बजट सबसे अधिक है। चीन में लगभग प्रति वर्ष 84.2 अरब डॉलर अपनी सुरक्षा पर खर्च करता है, अतः चीन एक ध्रुवीय विश्व चुनौती को दे रहा है, यानी अमेरिका को चुनौती दे रहा है। तो 2001 में चीन विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का सदस्य बन गया, जिसके कारण चीन के प्रभाव में वृद्धि हुई। चीन में सस्ते मजदूर, पर्याप्त भूमि, ऊर्जा, परिवहन आदि की सुविधा है, इसलिए चीन में विदेशी निवेश सबसे अधिक है। और नेक्स्ट पॉइंट, चीन में पड़ोस में आसियान से चीन के मित्रतापूर्ण संबंध है, जिससे चीन के प्रभाव में वृद्धि हुई। तो बच्चों हमने सत्ता के नए केंद्रों के ऊपर हमने बात करी, तो इसे अच्छे से, इस टॉपिक को बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। तो बच्चों इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें।